कैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होगी। और आपको विदित है कि हम आपके लिए रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं और आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देने का। और आपको बता दें, अगर आप नए हैं तो आपके लिए हम जानकारी के रूप में बताना चाह रहे हैं कि आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस सब कवर हो रहे हैं। पर डे ध्यान रखें, तो जो भी पोर्शन आप पढ़ना चाहते हो, हम तो कहें आप तीनों पोर्शन पढ़ें। बिल्कुल न्यू एडिशन के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। 2025 में जो एग्जाम हुए हैं और चल रहे हैं 2024-25 में, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको विद्यार्थियों में पढ़ा रहे हैं। एलपी का तकनीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल एग्जाम हुआ 2024-25 में, उन्हीं प्रकार के टॉपिक कवर हो रहे जो एग्जाम में आ रहे हैं और आ चुके हैं, है कि नहीं। तो आप लोग को चिंता ना करें कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप यकीन नहीं है तो आप लोग एक बार जो एग्जाम देकर आए उससे आप पहले पूछ लें कि हाँ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो आपको बता दें हम ऐसे ही प्रश्न जो पढ़ा रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं। और इसकी जानकारी आपको प्लेलिस्ट का नाम रहेगा, जहाँ पर आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा विद्यार्थी। इसका नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 PYQ क्लासेस NTPC ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल, जहाँ पर आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का और साइंस के पोर्शन की वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। और रही बात, आपको बता दें हम जीके जीएस का एनालिसिस कवर करा रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है। तो आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का एनालिसिस भी कवर हो रहा है। आप देखना चाहते हो, अभी तो एग्जाम नहीं हो रहे हैं तो कवर नहीं हो पा रहा, लेकिन जितने दिन एग्जाम हो चुका है उन दिनों का हम लगभग 1 या 2 शिफ्टों का जीके जीएस कवर करवाया और बिल्कुल प्रश्नों का रिपीट हो रहा है। अगर आगामी दिनों में आपका पेपर है आरपीएफ कांस्टेबल को, तो आपको बता दें जीके जीएस का विश्लेषण अवश्य कवर करके जाइएगा। आपको नंबर बढ़ाने में आपको बहुत सहायता मिलेगा, टॉपिक समझने में किस प्रकार के टॉपिक के प्रश्न आ रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट का नाम रहने वाला विद्यार्थियों आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस एनालिसिस, ठीक है। एक बार विजिट करें। अभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मैथ्स कवर कराएंगे, तो टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको अगली भर्ती परीक्षाओं में काम देने वाले हैं। चलिए, और एग्जाम में आए हुए प्रश्न कवर करवा रहे हैं और इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए, तो लास्ट तक बने रहिएगा। टॉप 10 प्रश्न देखना है आपको विद्यार्थियों। मैथ का देख है, रीजनिंग का देख है, बिल्कुल रीजनिंग तो जैसे पढ़ा रहा है बिल्कुल डिप्टो प्रश्न, बिल्कुल सेम टू सेम टॉपिक प्रश्न आ रहे हैं। चलिए, यहाँ पहला प्रश्न हमें कहता है, जानकारी बताना पड़ता है मेरे विद्यार्थी शुरू में कि कुछ विद्यार्थी नए होते हैं। अगर आप नए हैं तो जरूर सुनिएगा जानकारी, और जो पुराने हो चुके तो आगे बढ़ के आप लोग काम लाएंगे, देखिएगा। चलिए, एक्स में से 5 घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या 18, 16, 24 और 32 से पूर्णतः विभाज्य होगी। मतलब हमें कह रहा है x का सबसे छोटा मान, x का मान यहाँ 293, 288, 283, 581, x का मान इनमें ऑप्शन में से कोई भी होगा। तो हमें कह रहा है इन ऑप्शनों में अगर 5 घटा दिया जाए तो जो डाटा नया बचकर आएगा वो 18 से, 16 से, 24 से, 32 से पूरी विभाज्य होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5 ज़्यादा है, अगर 5 कम कर दें तो वो 18 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, हम कहना चाहते हैं 18 मतलब 9 होता है, तो आपको पता होगा 9 का नियम हम लगा ही देते हैं भाई, है कि नहीं। 9 का विभाज्यता का नियम तो आपको पता होगा। 9 का नियम कहता है सभी संख्याओं को 9 बना दो। अगर 9 बनता है तो 9 से विभाज्य होगा, और नहीं बच रहा तो वो शेषफल बचेगा। तो वही कह रहा हमें वो ऑप्शन में किसी में अगर हम 5 कम कर देते तो 18 से विभाज्य हो जाए। हम कहते हैं अगर 18 से भाग लगाते हैं मतलब 9 का नियम लगाएंगे, तो 9 का नियम लगाओ और 5 बचाओ। जहां पर भी 9 का नियम लगेगा 5 बचेगा। अगली बार तुम्हें फिर नियम कम आएगा, इसलिए बेहतरीन ढंग से समझना है, लिखना, कॉपी नोट डाउन करना, ठीक है। 9 का नियम कहता है 9 बनाओ और अलग करो, जो बचेगा वही आपका शेषफल होगा। तो हमें 5 शेषफल बचनी चाहिए। तो यहाँ कहते हैं भाई 9 तो बन चुका है यहाँ पर, है कि नहीं। 9 तो बन चुका है, तो हम कहते हैं 3 और 2 लेते हैं, 3 2 5 हो जाएगा। इसका मतलब हमें समझ में आनी चाहिए कि 9 बननी चाहिए, 5 बचनी चाहिए। बस आपका ऑप्शन पहला में ही 5 बच रहा है। इस प्रकार से आपका राइट आंसर यही होगा। आप खुद देख लीजिए, अगर इसमें 5 कम कर दोगे तो 9 से पूरी विभाज्य हो जाएगा। तो 9 का नियम ऑप्शन नंबर पहले में लग रहा है। इस प्रकार आपका 1 नंबर चिपक जाएगा। विभाजिता का नियम का प्रश्न भी एग्जाम में आरपीएफ कांस्टेबल आ रहे हैं, और हम आपको बता दें एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी चल रही है और कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल एग्जाम तो बस समाप्त होने ही वाला है, लेकिन अगली भर्ती परीक्षा आपको पता है एनटीपीसी ग्रुप डी का, वहाँ आपको फिर काम देगा। तो भागना नहीं है, लास्ट तक पढ़िएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष आयु का प्रश्न है।
हर शिफ्ट में आपको एक या दो प्रश्न मिलने देखने को मिलेगा। आप यकीन नहीं है तो यकीन कर रहे हैं और पढ़ें और पेपर देने जाए तो आप खुद मिलेगा, तब कहोगे बिल्कुल सही बात बोले सर आपने। बीच बीच में आपको बताना पड़ता जानकारी भाई कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही गलत है, नहीं है, ये काम लायक है नहीं। चलिए, 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु मोहन की तत्काल आयु की 3 गुनी थी। 8 वर्ष बाद रघु की आयु मोहन की आयु की 2 गुनी होगी। तो हमें कह रहा है क्रमशः मोहन और रघु की वर्तमान आयु कितनी। देखिएगा, अब बहुत शानदार प्रश्न बोला है, इसको समझा के बताएंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहना, प्रश्न को एंडिंग तक समझना है। अब वर्तमान यहाँ रखा, ठीक है, याद रखिएगा वर्तमान उम्र यहाँ पर है। अब 8 वर्ष पूर्व कह रहा है, रघु है और कौन है, मोहन है। रघु की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी है, मोहन की आयु की 3 गुनी है। अगर हम कहते हैं मोहन 1 है तो 3 कौन होगा, रघु होगा, ठीक है नहीं। फिर कहता 8 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 8 वर्ष पहले ले लिया और 8 वर्ष बाद ले रहा है, तो मोहन रघु की आयु मोहन की आयु की 2 गुनी होगी। रघु की आयु मोहन की 2 गुनी होगी। अगर मोहन 1 है तो रघु कितना होगा भाई, 2 होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जो 3:2 आया है रघु मोहन का, जो 8 साल पहले का है, और 2:1 जी कब का है भाई, ये आपका 8 साल बाद का है, याद रखिएगा इसको। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर अनुपात आया 3:1 आया, यहाँ 2:1 आया है, यहाँ अंतर 0 का, यहाँ अंतर 1 का है। तो हम आपको बता दें जो अंतर यहाँ पर आता है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान। समान अंतर नहीं रहने पर क्या करते हैं हम, यहाँ अंतर देखिएगा 2 का, यहाँ अंतर देखिएगा 1 का। इस प्रकार जो अंतर आता है उसको ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है। नीचे वालों डाटा का अंतर ऊपर गुणा होगा, 3 एकम 3 बनेगा, 1 एकम 1 बने, ऊपर डाटा अंतर 2 आए, 2 दूना 4 बनेगा, 2 एकम 2 बनेगा। अब अनुपात आपके पास 3:1 और 4:2 आएगा, याद रखिएगा। इस पर सिस्टमेटिक बढ़ रहे हैं अपन अभी, तो 3:1 और 4:2 आया। अब देखो अंतर कितने का है, 1 का है, अंतर कितने का, 1 का है। यही अंतर तो हमें दोनों तरफ क्या चाहिए, समान। अगर समान अंतर होता तो आगे बढ़ना नहीं पड़ता है, अब अंतर समान नहीं था तो आगे बढ़ के बता चुके हैं। कई बार अंतर समान आ जाता तो आगे नहीं बढ़ना पड़ता, समझे विद्यार्थियों। चलिए अब इस प्रकार से हमें क्या करना है, 8 साल कह दिए ना भाई, 8 साल बोला है, 8 के तो आपके 16 हो गए, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम देखो अंतर कितना आया है, आपका 1 आया। अब देखिए यहाँ कितना साल हो गया, 16। कहने का मतलब ये मेरे विद्यार्थियों कि 8 साल पूर्व और 8 साल बाद, 8 जोड़े 16 साल। अब यहाँ हम किस संख्या से गुणा करें कि 16 बन जाए, तो हम कहते हैं भाई यहाँ तो एक ही अंतर आया है, 16 से गुणा करेंगे तो 16 बनेगा। इसका मतलब है कि यहाँ हम गुणा कर देते हैं भाई, है कि नहीं। तो 16 है, गुणा कर रहे तब 16 मिलेगा, ये आपको बहुत काम का है। 16 कम 16, 16 दूनी पे 16 तिया 48, याद रखें कितना होगा जी, 48 हो गया, है कि नहीं। अब 16 कम 16, याद रखिएगा 48, और कितना आया है 48, और आपके पास 16 आया। कब की बात है जी, 8 साल पहले की बात है। वर्तमान पहुंचोगे तो 8 जोड़ोगे ना, नहीं जोड़ोगे भाई, जोड़ोगे। अब देखो 8 कितना होता है, 16 की 6 हाथ की कितना जाएगा जी, 56, याद रखिएगा। उसी प्रकार 8 जोड़ के 24 हो जाएगा ना। इस प्रकार आपके पास 56:24 कहाँ पहुँच गए, ये तो आपका 8 साल पहले का है, और ये 8 साल बाद। अगर पहले से बाद जोड़ोगे 8 साल तो कहाँ पहुँचोगे, वर्तमान में। तो 56:24 आ रहा, देखिएगा 56:24 आया। इसको हमें वर्तमान अनुपात मिल चुका है। अब और आधा करते हैं भाई। अब देखो आधा करेंगे तो कितना बनेगा, 12 बनेगा। आधा करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 28 बनेगा, है कि नहीं। आधा करें तो 14 बनेगा, आधा करें तो 6 बनेगा। अब भैया 14 में आधा करेंगे 7 बनेगा, और 6 का आधा 3 बनेगा। इस प्रकार से अनुपात अपना 7 अनुपात कितना आया है, 3 आया है। ध्यान रखें, आपको पता कि है कि नहीं, रघु का 7 है और मोहन का कितना आपका 3 है। इसी प्रकार से हम हल किए थे, लेकिन हमें लास्ट में बोल दिए मोहन और रघु का, तो भाई मोहन और रघु का, तो मोहन का तो 3 है, रघु का 7 है। इस प्रकार अनुपात 3:7 आएगा। थोड़ा लंबा समय लगा मेरे विद्यार्थी, लेकिन आपको सही व ऑथेंटिक समझा चुका हूँ मैं, क्योंकि डाटा यहाँ समझाना पड़ता है अच्छी तरीके से, अगली बार अगर आप प्रश्न आए तो बना पाओ। चलिए, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड राइट हो जाएगा। समझ में आया कि विद्यार्थियों, नहीं आया होगा तो एक बार फिर रिपीट करके देखेंगे, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। और प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, गांठ बांध लो भाई। रेलवे भर्ती परीक्षा में एज का प्रश्न आएगा, ध्यान रखें, आएगा मतलब आएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, डीआई का प्रश्न आया है।
इस प्रकार से डीआई का प्रश्न आपको दंडालेख, आयचित्र रेखा चित्र, पाई चार्ट, कुछ भी कोई भी टॉपिक का डीआई का एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए इस प्रकार से आपको बता देते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको समझना है पहले कि पूछ क्या रहा भाई, है कि नहीं। पहले हम लेते हैं काम लायक जानकारी, ठीक है। तो प्रश्न हमें कहता है 2018 में दोनों देशों, तो देश कौन कौन सा, स्पेन है और पुर्तगाल, है कि नहीं, की निर्गत वीजा की संख्या, दोनों देशों की वीजा की संख्या आपको चाहिए सिर्फ 2018 का, ठीक है। और 2020 में पुर्तगाल के लिए निर्गत वीजा की संख्या के बीच अनुपात क्या है। यहाँ प्रश्न हमें कभी भी क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है, बाकी बाद में देखना है। तो हमें 2018 में स्पेन और पुर्तगाल दोनों देश की वीजा की संख्या चाहिए और 2020 का, ठीक है। देखते हैं, देखिएगा। अब यहाँ हम देखना पड़ेगा भाई, देखिएगा 2018 की बात, 18 आपको यहाँ पर दिख रहा है, दोनों देश आपको स्पेन भी चाहिए और पुर्तगाल। हम बात करें 180 है पुर्तगाल का और 120 आपका स्पेन का है। 2018 की बात करें, जीरो, आप सीधी बात कहो 300 बनेगा भाई, लेकिन 300 बन गया। जो 2018 की बात है, 2018 में दोनों देशों के जो वीजा का टोटल कितना आया, 300 आया, ठीक है। अब हमें कहता है 2020 सिर्फ पुर्तगाल चाहिए, 2020 कहाँ पर, यहाँ पर है, और पुर्तगाल आप देख पा रहा हूँ कितना है जी, 60 है। तो भाई अनुपात मांग रहा है ना, देखिएगा यहाँ हमें अनुपात चाहिए भाई, 300 आ गया 2018 का और जो आपका 60 आ गया 2020 का। ये दोनों देशों का है, ये सिंगल देश का है, किस देश का, पुर्तगाल का। ये स्पेन पुर्तगाल, ये सिर्फ पुर्तगाल का, 0 गया, 6 कम 6, 6 पंचे 30। इस प्रकार से आपका जो अनुपात आंसर आएगा वो अनुपात आपको आने वाला ऑप्शन नंबर पहला। इस प्रकार से प्रश्नों को बनाना पड़ता है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा स्क्रॉल पेपर में स्क्रॉल करना पड़ता है ऊपर नीचे, वक्त थोड़ा वही लगता है, बाकी पेपर में जो प्रश्न होता है बहुत इजी होता है, समझे कि नहीं। चलिए, तो पेपर में छोड़ के नहीं आना, प्रश्नों को आराम से बनाइएगा, सब बनेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आय व्यय का प्रश्न या अनुपात अध्याय कह सकते हो आप लोग। अनुपात का प्रश्न आपको आएगा, पेपर में आएगा और आ भी रहे हैं, चिंता ना करें। आप लोग पेपर देने जा रहे हो या देकर आ चुके, ध्यान रखें, तो पता ही होगा आप लोगों को। तो वही तो ध्यान रखना आपको, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई का देकर आ चुके, तो अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी का देना चाहते हो तो आपको पता ही होगा कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार का है, किस टॉपिक के प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है तथा बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है। तो उनके व्यय के बीच धनात्मक अंतर कितना, 14,300 है। तो ए की आय ज्ञात करो। देखिएगा, हमें एक बात यहाँ कह के रखा है, अगर ए की आय 3x है और बी की आय 5x है, तो हमें कहता आय का 7/12 क्या है, वह है। तो हम कहते हैं आय का 7/12, है कि नहीं। उसी प्रकार ये तो ए की जानकारी हो गई। ए 3 रुपये कमाता है, 3x कमाता है, बी 5x कमाता है, आय है। अब हमें वहीं पर कह रहा है उसकी आय का, तो आय का 7/12 क्या है, वह है। हम भाई आय निकाल रहे हैं, आय से हम व्यय निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहा है बी की आय का 8/15 क्या है, उसका व्यय है, ठीक है। तो भाई आय का 7/12 देखेंगे तो जो डाटा आएगा वो तो व्यय होगा। उसी प्रकार से हम यहाँ करते हैं 3 चौके 12, 7x। इस प्रकार देखिएगा 7x अपन कितना आएगा, 4 आ जाएगा, याद रखें। उसके बाद 5 या 15, इस प्रकार से 8x आ जाएगा। तो 8x अपन कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। पेन कॉपी बगल में रखे बैठे विद्यार्थियों, बहुत शानदार तरीके से समझाएंगे आपको, चिंता ना करें। थोड़ा समय लगता है क्योंकि मोबाइल से समझाते हैं, आप लोग ध्यान रखें विद्यार्थियों, वक्त लगता है, लेकिन हम आपको बिल्कुल सही बताएंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर आप देख चुके होंगे, यहाँ पर जो डाटा आया है वो कितना आया है, आपके पास आया है 7x3 और यहाँ पर आपको डाटा आया है, कितना आया है 8x अपॉन, यहाँ 4 आया भाई, है कि नहीं, यहाँ 3 आया है। देखिएगा, अब समझा के बताते हैं। हमें कह रहा है जो डाटा निकला है जी क्या है आपका, जे तो वह निकल गया ना। आय दिया था आपको 3x 5x, उसका 7/12 8/15। हमने डाटा निकाले 7x अपॉन 4 और 8x अपॉन 3। जो डाटा आया है जी क्या आपका व्यय का अनुपात आया। अब हमें कह रहा है व्यय का अंतर कितना है भाई, तो भाई 7x अपॉन 4 माइनस 8x अपॉन 3 बराबर कितना है, 14,300 है कि नहीं। अब यहाँ गुणा करेंगे कितना बनेगा, 4 3 12 बनेगा, यहाँ से भाई सच्चों के 28 बनेगा, माइनस का माइनस लगेगा, और 8 चौके 32 बनेगा, अदर 32 है, ठीक। इस प्रकार से आप देख पाएंगे
तो यहाँ 28x माइनस 32x अपॉन 12 बराबर 14,000। यहाँ कितना जाएगा 300 जाएगा, है कि नहीं आएगा बताओ, आएगा ना। चलिए यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 11x। इस प्रकार से 11x अपॉन 12 बराबर यहाँ कितना जाएगा 14,300। अब यहाँ गुणा करेंगे भाई, x यहाँ पर है तो यहाँ पर x ला लो फिर पक्षांतर करके, ठीक है कि नहीं। अब क्या करोगे आप लोग, 11 यहाँ पहाड़ा पढ़ोगे तो 13 बार जाएगा, है कि नहीं। अब 13 गुणा करोगे तो 12 गुणा 13 मतलब 12 गुणा 1300, है कि नहीं। ये एक इकाई का मान आया है, एक इकाई बराबर कितना आया है 12 गुणा 1300। अब हमें बोल रहा है, माना कि ये x का मान आ गया, यही x का मान है, ठीक है। तो अब देखिएगा x का मान a है, अब हमें कह रहा है कि a की आय चाहिए, a की आय कितनी 3x है। अभी आपको पता है कि x का मान कितना आया है 12 गुणा 13, और आपको 2 जीरो लगे थे। थोड़ा हाँ भाई पूरा हल करके नहीं बता रहे हैं, काटना तो पड़ेगा बाद में, है कि नहीं। हम कहते हैं गुणा, इतने गुणा कर लेते हैं। ये 3 आय मांग कर रहा है a की, तो 3 इंटू एक्स रहेगा। तो x का मान आप पता है कैसा आया है। अब देखिए यहाँ गुणा करते हैं भाई, इस प्रकार से अगर आप पूरी डाटा गुणा करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा चौथा। मुझे उम्मीद है आप कर सकते हो, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 46,800 राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा समय लगता है मेरे विद्यार्थियों, और दिक्कत इस बात की हो रही है कि जगह कम पड़ रहा है यहाँ पर स्पेस, ठीक है। इस चक्कर से थोड़ा समय ज़्यादा लग पा रहा है। बाकी मैं आपको समझा दिया, आप लोग रिपीट कीजिएगा और दिमाग बैठाइएगा। आय व्यय का प्रश्न आपका अनुपात समानुपात अध्याय से प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न आप एक पा रहे होंगे, यदि m और n की आयु का गुणनफल 486 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, तो उनकी आयु का योगफल कितना होगा। देखिएगा अब भी हमने एक प्रश्न किए, एज वाला प्रश्न शायद सेकंड नंबर का रहा होगा प्रश्न, और एज का प्रश्न तो आएगा भाई, 2 प्रश्न तो कंफर्म मिलेंगे, ठीक है। हर टॉपिक का आप मान लीजिएगा 2-2 प्रश्न आएंगे, है कि नहीं। चलिए इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करेंगे। अपन देखिएगा हमें कह रहा है उनका आयु का गुणनफल, हम कहते हैं m और n हो गया, इनका 3x मान लो, इसका 2x मान लो, है कि नहीं। इनका आयु का गुणनफल कितना भाई 486 है। गुणा करो भाई, 3 दूना 6, 6 तो हो गया, लेकिन x की पावर 2 बराबर आपका आएगा 486। इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि 6x की पावर 2 बराबर 486। अब हम इसको भाई जो गुणा में है, जब भाग लगाओगे तो 4 6 7 42, 6 8 48, तो 8 बार जाएगा ना, जाएगा 6 कम 6। अब x की पावर 2 रखा भाई, इससे काटोगे 6 से तो 8 बार गया, 6 कम 6। अब x की पावर 2 हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है भाई 9 होता है। इसका मतलब x का मान 9 आ गया। अभी आपको पता होगा हमें बोल रहा है उनकी आयु का योग चाहिए भाई, 3x और 2x उनकी आयु का अनुपात है, जोड़ो ये कितना बनेगा 5x, है कि नहीं। आयु का टोटल कितना हो गया 5x, आपको पता है कि भाई x का मान 9 आया है, तो 9 पना 45 टोटल हो जाएगा। ऑप्शन आपका चौथा मिल जाएगा, है कि नहीं विद्यार्थियों। चलिए ऐसे प्रश्न बनाना पड़ता है। अगला प्रश्न लेके चलते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं आपके समक्ष है, एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% की नगद छूट और उसके बाद 10% व्यापारी छूट प्रदान करता है। यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य 800 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब उस वस्तु पर कितने रुपये लिखा, 800 रुपये लिखा है, ठीक है, लिख लिया हमने 800 रुपये। अब पहली बार छूट कितना दिया था 25 का, मतलब कितने पर बेचेगा 75 पर बेचेगा। अगली बार क्या था 10 की और छूट दे दिया, मतलब कितने पर बेचेगा 90 पर बेचेगा। इस प्रकार से काटा पीटी करने पर जो भी मान आएगा आपका विक्रय मूल्य होगा, है कि नहीं। काटा पीटी कर लेते हैं भाई, 2 जीरो गए, है कि नहीं। 25 दिया 75, 25 चौके 100 इन आ गया, 4 दूना 8 गया, है कि नहीं। अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई। अब देखो 3 दूना 6 याद रखें, तो इस प्रकार से आपका 6 गुणा करते 90 आया ना, 9 6 का 54, 0 को 0, ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको पहले पर मिल रहा है। तो आप प्रश्न के माध्यम से समझ गए होंगे, आपको एज का प्रश्न आएगा, अनुपात अनुपात के प्रश्न आएंगे, इस प्रकार से आपको डीआई का प्रश्न आएगा, उस प्रकार से आपको ये लाभ हानि विक्रय मूल्य का प्रश्न आएगा। जो तो डिस्काउंट वाला प्रश्न है, तो आप समझने का कष्ट कीजिएगा किस अध्याय के प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न हमें बताते हैं कि हम आ चुके हैं अगली बार। फिर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरस प्रमेय को निरूपित करता है। अब पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो आपको पता होनी चाहिए मेरे विद्यार्थियों, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लगता है,
और यहाँ अगर थीटा है काम, यहाँ पर थीटा है कोण, अब यहाँ पर है, तो याद रखें जो सामने वाला लंब कहलाता है और ये आपका कर्ण कहलाएगा और आपका जी आधार कहलाएगा। इतना तो आप जानते होंगे, ना जानते बताओ। जब भी आपको पाइथागोरस प्रमेय त्रिक नियम की बात करें तो समझ जाइएगा आपको समकोण त्रिभुज पता होनी चाहिए। तो समकोण त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे, जिस ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होते हैं समकोण कहते हैं। और जिस आप देख पा रहे हैं अगर थीटा यहाँ है, थीटा कोण का मान थीटा यहाँ पर बैठा है, जस्ट सामने वाला लंब कहलाता है और जो सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण कहलाएगी और जो बच गया वो आधार कहलाता है कि नहीं। चलिए इस प्रकार से आप समझ रहे हैं और यहाँ समझा के बता देते हैं ऐड जानकारी, चिंता ना करें आप लोग। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज लगता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखिएगा अगर आपको दो भुजा का मान दिया तो एक भुजा निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जो कर्ण होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उस भुजा का वर्ग क्या होता है, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको लंब दिया है और आधार दिया तो आप कर्ण निकाल पाओगे। अगर सीधी बात, कर्ण आधार लंब और आधार, यहाँ पर आप फॉर्मूला के माध्यम से समझ पा रहे होंगे समकोण त्रिभुज में लगेगा। प्रमेय ये होता है, हम दिखा चुके हैं फॉर्मूला के माध्यम से। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग आपस में क्या होंगे, उनका योग बराबर होगा कर्ण के। ये फॉर्मूला कहता है और पाइथागोरस प्रमेय कहता है। अब त्रिक नियम क्या कहता है आपको आगे बताएंगे। चलिए इनमें से तीन डाटा आपको नहीं देगा, दो भुजा का मान देगा, तीसरी भुजा निकलवाता है, तो वहीं आपको देखिएगा आप त्रिक नियम जिसे हम त्रिप्लेट कहते हैं, त्रिक नियम अगर आपको बनता है तो आराम से आप समकोण त्रिभुज की भुजाओं को मान निकाल सकते हो। ध्यान रखें विद्यार्थियों, यहाँ अगर आप त्रिक नियम समझना चाहते हो, एक बात बोलूँ आपको मैं, अगर आप त्रिक नियम समझना चाहते हो डिटेल में, ठीक है, व्याख्या सहित, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा व्याख्या सहित पूरा अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा किस चीज़ का, त्रिप्लेट का। यहाँ आपको शॉर्ट बताते हैं। अगर आपको एक सम संख्या, एक क्या होता है विषम होता है, ठीक है, अगर सम संख्या दिया है और जिसका क्या निकालना आपको, त्रिप्लेट त्रिक नियम, एक भुजा आपको पता है दूसरी निकाल पाओगे, तीसरी निकाल पाओगे। याद रखिएगा कब की बात है, समकोण त्रिभुज में। तो हम बता देते हैं अगर सम है तो देखिएगा यहाँ पर सम है, यहाँ पर सम है। अगर यहाँ पर सम है तो ध्यान रखिएगा इन दोनों भुजाओं का जो अंतर है हमेशा दो होनी चाहिए। क्या अंतर दो है, बिल्कुल है। यहाँ अंतर दो है, नहीं है, इसका मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ अंतर दो है, हाँ है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन आपका पहला तो आएगा नहीं। क्यों, एक बात कह रहे हैं अपन, देखिएगा समझा के बताते हैं। अगर माना कि वो ट्रिपलेट नियम कहाँ लागू हो रहा है, अगर सम संख्या है, अगर पहली देखिएगा, अगर पहली जो डाटा देख रहे हैं आप लोग, जो पहली संख्या है इससे दूसरी संख्या बनेगी, तीसरी बनेगी, मतलब पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा, है कि नहीं। अगर पहली भुजा या पहली संख्या आपके सम है तो ध्यान रखिए दोनों का बीच तो अंतर दो होगा, तो यहाँ पर अंतर दो नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सम है, अंतर यहाँ पर दो है, इसका मतलब ऑप्शन आपका पहला राइट हो सकता है, दूसरा चौथा राइट हो सकता है, लेकिन तीसरा कभी जिंदगी सही हो ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो लास्ट की दो भुजाओं का अंतर हमेशा दो होनी चाहिए। अब देखते हैं अगर विषम, जैसे सम की कहानी हो गई, है कि नहीं। अब विषम की कहानी बताए मेरे विद्यार्थी, विषम की कहानी में ये होता है, देखिएगा विषम में होता है यहाँ जो संख्या है इससे ये बनेगा फिर ये बनेगा, यहाँ अंतर एक होनी चाहिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम होनी चाहिए। पहली बात देखिएगा यहाँ +2 होनी चाहिए, यहाँ +2 होनी चाहिए, पहले दूसरी संख्या तीसरी बनेगा तो 2 प्लस होके बनेगा। यहाँ पर तो 24 से 200, यहाँ तो एक कम हो गया ना, एक बढ़ता तो आपका राइट आंसर होता, जिसको हम समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। विषम और सम की कहानी सिर्फ लास्ट की दो संख्याओं के बारे में, ठीक है, दो भुजाओं के बारे में। इस प्रकार से आपका पहला हो नहीं सकता, तीसरा हो नहीं सकता, तो अब आपका क्या आंसर होगा, या तो दूसरा या तो चौथा। अब समझा के बताते हैं कौन हो सकता है, देखिएगा। चलिए अब समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हमने आपको दो दो भुजाओं के मान का नियम समझा चुके, तो पहला तीसरा कभी नहीं आएगा। अब आता अगर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिए इसका नियम कहता है x पहली भुजा, दूसरी भुजा का मान x माइनस एक्स की पावर 2 -4 होगा, और तीसरी भुजा का मान होगा x की पावर 2 प्लस 4/4 होगा। ये नियम होता है क्या निकालने का, त्रिप्लेट, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा। अब हम देखते हैं, हम दूसरी और तीसरी के तो नियम पढ़ चुके हैं भाई शॉर्ट तरीके से ना। अब यहाँ पर समझते हैं पहली भुजा अगर 20 है कि नहीं, तो x मतलब तो x की पावर 2 बनेगा -4 बनेगा, अपन 4 बनेगा, 20 की पावर 2 कितना बनेगा जी
400 बनेगा, -4/4 बनेगा, कितना आएगा 396/4 आएगा। तो 4 नाम 36, 1 बचा 3 बचा, 4 नाम 36। इसका मतलब ये हुआ कि पहली भुजा 20 है तो अगली कितने आ गई, डबल लाइन आ गई। अगर डबल लाइन है दूसरी भुजा तो अगली जो तीसरी भुजा होगी उसमें 2 जोड़ेगा क्योंकि सम है, तो कितना बनेगा 101 ही बनेगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर पहला ना होके सॉरी दूसरा आपका राइट होगा। समझे कि नहीं, ये आपका आंसर होता है। इस प्रकार समझना पड़ता है, ये त्रिप्लेट का नियम है। अगर विषम होता तो आपको पता है अंतर 1 होगा बढ़ते हुए रूप में, यहाँ अंतर 2 होगा या बढ़ते हुए रूप में, क्यों, सम की जानकारी है। समझे कि नहीं। चलिए आप समझ, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। अगर आपको फिर से चाहिए अच्छी तरीके से तो आप लोग अलग से कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे। पहली भुजा, दूसरी भुजा x⁴ -4/4, अगर तीसरी भुजा चाहिए x⁴ +4/4 रहेगा। जो पहली दूसरी तीसरी नियम याद रखिएगा। उसके बाद आपको अगर सम की कहानी तो ये हो गया, विषम की कहानी चाहिए x हो गया x⁴ -1/2 और x⁴ +1/2। ठीक है जी, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए ये विषम के लिए है, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा। याद रखिए, अगली बार काम देगा, प्रश्न पूछ लेगा तो, क्योंकि जो प्रश्न एक बार पूछता है उससे समझ प्रश्न अगली बार फिर पूछेगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विकल्पों में से उस छोटी से छोटी संख्या का चयन कीजिए जिससे 242 को विभाजित करने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। 242 हमें कह रहा है एक ऐसी संख्या चाहिए जिस संख्या से आप अगर 242 को विभाजित करो तो वो भागफल क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। हम कहते हैं 2 से, अगर 2 से भाग लगाते हैं तो आप देखिएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 121 क्या पूर्ण वर्ग होता है, हाँ होता है। इसका मतलब हो गया कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वो आपकी 2 है। बस इस प्रकार से विभाज्यता के नियम के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं हैं जिनमें से 50, 60, 25 और 40 70 विद्यार्थी हैं। मतलब एक स्कूल में, सीधी बात, एक स्कूल में 5 कक्षाएं हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग, जो देख पा रहे हैं आप लोग। इन 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 20, 25, 20, 10, 30 पर क्रमशः की बात कर रहा है। पहली कक्षा में 50 बच्चे में से 20% पास, अगली कक्षा 60 में से 25% पास। इस प्रकार से आपको समझना है। अब कहता है कि केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या। अब विद्यार्थियों की औसत संख्या की बात कर रहा है तो हमें चाहिए सभी औसत का कहता है भाई कुल विद्यार्थी, है कि नहीं। फिर कुल कक्षा, तो कुल विद्यार्थी मतलब कुल पास वाले विद्यार्थी ऊपर बैठेंगे और कुल कक्षाएं कहाँ बैठेंगे, नीचे। तो कुल 5 कक्षाएं हैं, नीचे तो 5 ही आएगा। अब हम कुल विद्यार्थी चाहिए पास वाले, बस हो गया। अब देखिएगा पहली कक्षा में 50 बच्चे थे, अब 50 का 20% निकाल लेंगे जो पास हुए हैं। तो भाई देखिएगा अगला डाटा आप लिखते रहिए विद्यार्थियों। अगला है 60 गुणा सेकेंड कक्षा कितना परसेंट, 25%, है कि नहीं। अब 25 से कम 25, 25 चौके 100, भाई भाग लगाएंगे तो 15 बार जाए, मतलब दूसरी कक्षा में 15 बच्चे पास हुए हैं। अगला 50 दूना 100 कितना आएगा 10। आदर लिख के रख लीजिएगा, पहली कक्षा में 10 बच्चे पास, अगली कक्षा में 15 बच्चे पास। हमें पास वाला है तो औसत चाहिए ना अगली कक्षा। अब बात करते हैं हम तीसरी कक्षा में। भाई तीसरी कक्षा में बात करें 25 बच्चे हैं, अब 25 में बोल रहा है कितना परसेंट पास, 20% पास, है कि नहीं। 25 चौके 100, अब भाई 4 से भाग लगाएंगे तो 5 ही आएगा ना, ये हो गया। तीसरी में 5 बच्चे पास। अगला देखेंगे 40, अगर अगली कक्षा में 40 बच्चे हैं, 10% पास हुए हैं, तो भाई गुणा भाग करते हैं 1 2, सिर्फ कितना आएगा 4 आएगा, है कि नहीं। अगली कक्षा में 70 बच्चे हैं, पास कितना हुए 30%, 30/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे लास्ट में बोल रहा है 70 बच्चे हैं ना, 70 में 7 तिरिक 21 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास 21 हो गए। अब देखिएगा पहली बार 10 बच्चे पास, फिर 15 बच्चे पास, फिर 5 बच्चे, फिर 4 बच्चे, फिर 21 बच्चे। अब हमें पास 5 कक्षाओं में चाहिए, सबको जोड़ दें भाई, जोड़ जाड़ के कितना बनेगा मेरे विद्यार्थी, ये बनेगा 55। तो टोटल 55 विद्यार्थी पास हुए, औसत कह रहा है तो टोटल विद्यार्थी पास, टोटल स्कूल
एक कक्षाएं, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी जाएगी 11, क्योंकि 11 बार भाग गया है। इसका मतलब ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा चौथा। समझिए कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न को लेकर चलेंगे। आपको हम शांत तरीके से आपको समझना है, नहीं समझ में आए दोबारा आप रिपीट कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा। थोड़ा समस्या होता हम बता चुके हैं आपको, मोबाइल समझाते जिस कारण से, वरना आपको बेहतर ढंग समझा पाएंगे हम, और समझाने का प्रयास तो कर ही रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जो प्रश्न मैंने पिछले शिफ्टों में या पिछली वीडियो में इसको होमवर्क में दिया था, लेकिन किसी ने विद्यार्थी ने इसका आंसर नहीं दिया था, जिसको मैं आज बता ही देता हूँ भाई। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर, एक 26 सेंटीमीटर है। निम्न में से क्या इसकी तीसरी भुजा की माप हो सकती है? हमें बोल रहा है कौन सी माप इसकी तीसरी भुजा हो सकती है। देखिएगा, जब इस प्रकार का प्रश्न आपको फिर बता देते हैं कि आपको 2D और 3D का प्रश्न आएगा, लगभग आपको हर शिफ्ट में 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2 तो कॉमन बात है, प्रश्न आएगा। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम चल रहा है, वहां पर भी 2 प्रश्न आ रहे हैं। हर टॉपिक का मान लो 2-3 प्रश्न आएगा। कुछ टॉपिक का 1 प्रश्न, बाकी 2 या 3 प्रश्न तो आने की संभावना है और आ रहे हैं। जो एग्जाम में हम पढ़ा रहे हैं, जो जिस प्रकार के प्रश्न पढ़ा रहे हैं, वैसे प्रश्न एग्जाम में पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखें। जीके जीएस मैथमेटिक्स रीजनिंग देख ना भूलें विद्यार्थी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें, लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा समझ आएगा कि हम कैसे जानकारी, किस प्रकार जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए देखिएगा, पहली भुजा दूसरी भुजा कितना बनता है मेरे विद्यार्थी? 50 बन रहा है कि नहीं? पहली भुजा दूसरी भुजा की लंबाई 50 बन गया। ठीक है, अगली बार पहली भुजा दूसरी भुजा, अंतर कितना आ रहा है आपको? देखिएगा 2 आ रहा। अब हम आपको समझाते हैं इस प्रकार से, योग 50 आया, अंतर 2 आया, इन दोनों के बीच में डाटा होनी चाहिए, वही आपका आंसर होगा। अब देखिएगा, हम कहते हैं 50 योग है, इससे और 2 अंतर है, इन दोनों के बीच में यहाँ डाटा क्या लिखा है आपके पास? आप कहोगे सर 48 ही लिखा, यही आपका राइट आंसर होगा। समझे कि नहीं? दोनों का योग, दोनों का अंतर के बीच का जो ऑप्शन आपको होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो हमें बोल रहा हो सकता है, तो बिल्कुल राइट है, वो आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला ही हो सकता है। इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने विद्यार्थी टॉप 10 प्रश्न दिखाए हैं व्याख्या सहित, और आप हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से समझा होगा किस प्रकार के रेल भर्ती परीक्षा में, जिसे हम आरआरबी कह सकते हैं, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की बात करें, और आपको बता चुके हैं हम 3 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। 1 तीर 3 शिकार, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल एग्जाम चालू है, चल रहे हैं, और आप पेपर देकर आ चुके होंगे। आपको पता होगा कि प्रश्न ऐसे ही आ रहा है जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग के प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न आ रहा है, मैथ भी ऐसे आ रहे हैं, और जीके जैसे इसी प्रकार के टॉपिक के प्रश्न आ रहे हैं। आप लोग दोनों प्लेलिस्ट एक बार विजिट करें, शानदार तरीके से आप समझ पाओगे, पढ़ लिख पाओगे। हम आशा करते हैं कि आपके लिए बेहतर जानकारी देकर प्रयास कर रहे हैं, सही सटीक और ऑथेंटिक देने का। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर, शेयर करें, और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के पास अवश्य शेयर करें, जिससे विद्यार्थी पढ़ सके, बढ़ सके, और वो भी आप जैसे पढ़ सके और एक सफलता रूप में एक मंजिल प्राप्त कर सके। चलिए मिलेंगे विद्यार्थियों पाठशाला।